आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो आज आप लोग को ये पूरा चैप्टर हम इसी वीडियो में ख़त्म कराएंगे, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, पहले मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा वो है नहीं कि भाई 1 घंटे की वीडियो बना दें या फिर 40 मिनट की वीडियो बना दें, 2 घंटे की वीडियो बना दें वन शॉट बोल करके, और उसमें केवल कचरा भरा हो, आप लोग के मतलब का कुछ ना हो, खाली मूली आपका समय जो है वो बर्बाद हो। क्योंकि भाई उसमें क्या होगा, 3-4 न्यूमेरिकल्स वो लोग डाल देते हैं और छोटी मोटी 2-3 डिफिनेशन डाल देते हैं, मेन चीज़ जो होती है वो आपको बताई नहीं जाती है। बट पढ़ो वही जो एग्जाम में आए, यही कॉन्सेप्ट है मेरा। और आप लोग को जो चैप्टर आज हम बताएंगे, भले चाहे वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन जो चीज़ें आपको बताएंगे और जो समझाएंगे वो इतना सॉलिड समझाएंगे कि आपके सामने अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया तो आप देखते ही उसको हल कर दोगे। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पाठशाला बाई आकाश में। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसी का मेरा पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको हम बताएंगे ना उसको थोड़ा ध्यान से समझना, और हो सके तो यार स्क्रीनशॉट जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और बीमा लिखनी है। तो देखो एग्जाम में कैसे करोगे, इसका तरीका क्या है। सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा पूछा है तो आप परिभाषा लिखोगे, फिर मात्रक लिखोगे, फिर बीमा लिखोगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हमको दिख रहा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे, ध्यान से समझना, यहाँ पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड हो, अगर उसमें कोई पृष्ठ रखा हो तो उसके लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, उनकी संख्या को ही हम लोग चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। जैसे कि हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स पढ़ा था, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको याद होगा, वहाँ पर भाई यहाँ जहाँ जहाँ चुंबकीय है इस वाली डिफिनेशन में वहाँ पर वैद्युत था। जैसे वो वाली डिफिनेशन की बात करें तो किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, वैद्युत बल रेखाओं को, यही थी ना डिफिनेशन। तो यहाँ पर चुंबकीय है, अंतर इतना है। तो अगर आप लोग दोनों में से कोई एक डिफिनेशन भी याद कर लेते हो, चाहे वैद्युत फ्लक्स की चाहे चुंबकीय फ्लक्स की, तो आपकी ये दोनों डिफिनेशन समझ लीजिए कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसका डायग्राम देखते हैं, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। ये रहा डायग्राम। यहाँ पर भाई आपको दिख रहा हो कि कोई चुंबक क्षेत्र है ना, कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें हमने एक काल्पनिक पृष्ठ रख दिया। ये ठीक, एक पृष्ठ रख दिया, इससे लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को, यानी देखो ये परपेंडिकुलर निकल रही है, 3D है यहाँ पर, आप लोग समझ सकते हो कि ये चीज़ रखी हुई है और इसके ऊपर से निकल रही है, यानी लंबवत गुजर रही हैं। तो ये जो रेखाएं हैं, इन्हीं की संख्या को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इससे, कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे काल्पनिक पृष्ठ, यानी कोई पृष्ठ रखा हुआ है किसी चुंबकीय क्षेत्र में, और उसके लंबवत जितनी बल रेखाएं गुजर रही हैं, चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर हो गया। फॉर्मूला देखेंगे इसका तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू बी ए। वहाँ वाला क्या था वैद्युत फ्लक्स में, वहाँ पर ई ए था, याद होगा आपको। तो वहाँ पर ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो यहाँ बी फॉर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फाई इज इक्वल टू बी ए, है ना। वहाँ पर भाई कॉस थीटा लगा था, तो कॉस थीटा यहाँ पर भी लगेगा, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। मात्रक इसका हो जाएगा वेबर, और विमा हो जाएगी इसकी ml2 t-2 a-1। क्लियर यहाँ तक। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट नियम है मेरा, फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। यानी कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखने हैं आपको। कितने नियम होते हैं, तो भैया लिख दोगे कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी 2 नियम होते हैं। ठीक है, प्रथम नियम यहाँ पर हम लोग देखें तो प्रथम नियम क्या कह रहा है, तो प्रथम नियम यहाँ कह रहा है कि जब किसी परिपथ में बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ पर भैया थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, क्योंकि अगर यहाँ आप लोग थोड़ी सी मिस्टेक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा उसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यहाँ तक हम लोग थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखिए सभी ने पढ़ लिया होगा, तो वहाँ पर भी देखो फैराडे का यही नियम कार्य करता है। तो यहाँ जैसा कि बोल रहा है कि किसी परिपथ में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर, ठीक है, तो इससे परिपथ में क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ट्रांसफार्मर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, इस तरह से यहाँ पर था, है ना, कुछ इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफार्मर बनाया था, आप लोग को याद होगा, है ना। यहाँ पर AC होता है और ये छोटा सा ट्रांसफार्मर अंदर बनेगा। इस तरह से हमारी क्या थी, कॉइल रखी हुई थी दोनों साइड में, इस तरह से, है ना। तो भाई यहाँ से जब हम लोग यहाँ से AC सोर्स इसको दे रहे थे, तो यहाँ पर जो कॉइल रखी हुई है इसमें करंट फ्लो हो रही थी, तो क्या हो रहा था, इसके चुंबकीय फ्लक्स में जो है वो चेंजमेंट हो रहा था, जिसके कारण एक EMF प्रोड्यूस हो रहा था, यानी विद्युत वाहक बल। तो वही चीज़ यहाँ पर बोली गई है कि परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाए और इसके कारण परिपथ में एक प्रेरित धारा क्या होती है, वो उत्पन्न होने लगती है।
यह धारा तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता रहेगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर करंट देते रहोगे, इसका फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक एक विद्युत वाहक बल जनरेट होता रहेगा और विद्युत वाहक बल जनरेट होने से एक प्रेरित धारा जो है वो पूरे परिपथ में बहने लगेगी। क्लियर हो गया। तो ये था फैराडे का प्रथम नियम। इसी तरह से इनका देखेंगे हम लोग द्वितीय नियम कौन सा है, और वो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल अच्छे खासे पूछे जाते हैं। उसका देखिए नेक्स्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर द्वितीय नियम, यानी फैराडे का दूसरा नियम कौन सा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यानी कि इन्होंने अपने दूसरे नियम में बोला कि जो भाई पहले नियम में जो हमारा विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था और चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा चेंज हो रहा था उसकी परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होगा क्या, ईएमएफ, यानी चुंबकीय जो आपका विद्युत वाहक बल है। तो यानी कि E इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा फाई किसके सापेक्ष चेंज होगा, समय के सापेक्ष, तो वो हो जाएगा डेल्टा टी। या तो आप ये फॉर्मूला लिखो या फिर भाई डेल्टा फाई मीन्स क्या होगा, मतलब फ्लक्स में चेंज क्या होगा, फाई टू माइनस फाई वन या फिर टी टू माइनस टी वन। ये समय का है, ये फ्लक्स का है, ठीक है। तो ये आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल पूछा गया था 2022 में और 2023 में। तो हो सकता है आपके में न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिल जाए। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम भाई इसी में आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण में। तो बहुत से लोगों को शायद ये डाउट है, उनको कंफर्म नहीं है कि सर ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं ना कि लेंज का नियम हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मेरे भाई आप लोग एक काम करना, अब इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पर जाना, UPMSP सर्च करना जो आपकी वेबसाइट है बोर्ड की, वहाँ पर आप अपना सिलेबस जरा डाउनलोड करके उसमें पढ़ना। वहाँ पर क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम, यानी कि आपके कोर्स में है और हर बार एग्जाम में भी आता है। तो इसको ज़रूरत है अच्छे से समझने की, ज़्यादा टफ है नहीं, एक बार आपको बता देंगे आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। इसकी पहले तो आप लोग डिफिनेशन पढ़ लो। लेंज के नियम के अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे क्या हो, ये स्वयं उत्पन्न हुई हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका मतलब ये होता है कि जो वैद्युत हमारी होगी वो चुंबक के कारण प्रेरित होगी। ये है आपका चैप्टर। तो भाई यहाँ पर चलिए हम लोग समझ लेते हैं। ये मान लेते हैं आपकी कोई कॉइल रखी हुई है इस तरह से, ठीक, ये आपकी कोई क्या है, ये कॉइल रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक चुंबक लेकर के आए इस तरह से, इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल, और यहाँ से भैया हम क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पर इसको हम सोर्स यानी कि AC सोर्स है और धारा कुछ इस तरह से है, हमारी करंट फ्लो हो रही है इधर से इधर की ओर। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझना भाई, जब करंट फ्लो होगी तो इसमें क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, बिल्कुल होगा जब करंट है तो। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग जो मैग्नेट रखा हुआ है वो जब इस कॉइल के पास में आप इस चुंबक को खिसका के लाओगे तो ये हल्का सा इफेक्ट करेगा इसको, यानी कुछ कंपन होगा इसमें। क्यों कंपन होगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र है और वैद्युत क्षेत्र है दोनों आपस में इंटरफेस हो रहे हैं, यानी कि टकरा रहे हैं। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है जो वो इसको, यानी कि यहाँ पास वाली जो कुंडली होगी इसको इतना प्रभावित कर देगा अपने से कि ये सिरा जो है वो नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करने लगेगा। यानी ये भी एक तरह से इसमें थोड़ा सा चुंबकत्व का गुण आ जाएगा। अब क्या होगा, नॉर्थ पोल कभी एक दूसरे को, आपको पता होगा चुंबक आप लोगों ने बचपन में खेला होगा कि वो दूर भागते हैं, आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो भाई जब ये नॉर्थ पोल बन जाएगा तो इसका काम भी यही होगा कि ये भी क्या करेगा, इसको दूर भगाने लगेगा अपने से, उधर चलो, है ना। तो ये देखा जाए एक तरह से जिस कारण ये उत्पन्न हो रहा है नॉर्थ पोल, ये उसी कारण का विरोध कर रहा है जिससे ये स्वयं उत्पन्न हुआ हो। वही कहावत है भाई कि आप अपने माता पिता से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं का विरोध कर रहे हैं आगे बड़े होकर के। सेम वही कहानी भैया ये जो नॉर्थ पोल है इसने भी यहीं पर करा। पहले तो खुद नॉर्थ पोल से उत्पन्न हुआ, जब अच्छा खासा हो गया, बड़ा हो गया, तो यहाँ से ये विरोध करने लगा, यानी कि अब तुम्हें हमारी या हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेंज का नियम किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत बहाल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि ये उस कारण का विरोध करेगी जिससे यह स्वयं उत्पन्न हुई हो। समझ में आ गया पूरा क्लियर। तो अब ये आपका लेंज का नियम आप लोग कभी नहीं बोलोगे अगर ये एग्जाम्पल याद रखोगे। सिद्धांत क्या कहता है इसका, तो भाई इसका सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है, यानी इसका जो सिद्धांत है वो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लागू होगा। क्लियर है।
तो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो ये कम से कम 3 नंबर में आपसे ज़रूर पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब, स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। अब बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक और एक होता है स्वप्रेरकत्व, तीनों क्या अलग अलग हैं? तो भाई ये दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व, प्रेरक गुणांक और स्वप्रेरकत्व तीनों आपस से रिलेट करते हैं। अभी आगे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे स्वप्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण की आप लोग डिफिनेशन पढ़ लो, फिर इसका हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाएंगे ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर हो। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट भैया क्या कह रहा है कि स्वप्रेरण क्या है कि किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको ये लेंज का नियम का ये एग्जाम्पल बताया, सेम ये भी होगा। मान लीजिए भाई क्या है, ये आपकी एक कुंडली रखी हुई है इस तरह से, एक कुंडली रखी हुई है इधर, इधर आपका कहीं एसी सोर्स है। अब क्या करोगे, यहाँ पर भाई आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो भी हो आप यहाँ पर लेकर के आओगे। तो अभी दूर है, अभी कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसके पास बढ़ते जाओगे तो इसके कारण क्या होगा, इसमें फिर से कंपन होगा, यानी कि इसमें कुछ इसको एहसास होगा कि कोई क्षेत्र है जो हमसे टकरा रहा है, यानी वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र से टकरा रहा है। तो जैसे यहाँ पर था, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये खुद से प्रेरित हो जाएगा इसके कारण, है ना, यानी खुद प्रेरित हो जाएगा इससे। किसी दूसरे की जरूरत तो पड़ी नहीं है, किसी और कुंडली की इसको जरूरत पड़ी प्रेरित होने के लिए, सीधे ही भैया ये इसके पास आएगा और ये प्रेरित हो जाएगा, यानी कि प्रेरण। इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्शन अगर इंग्लिश में बोलें तो इसकी डिफिनेशन आपने पढ़ ली। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा क्या है, किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। नहीं समझ में आया, फॉर्मूला देखोगे अभी पूरा क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला भाई स्वप्रेरण गुणांक को या फिर स्वप्रेरण हो या स्वप्रेरकत्व हो, तीनों को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एल से। ठीक, फॉर्मूला हो जाएगा L इक्वल टू माइनस का E, यानी कि जो विद्युत वाहक बल होता है वो धारा परिवर्तन और समय परिवर्तन की दर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ से क्या बोला है देखो कि उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर, यानी एक होने पर। तो धारा परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी एकांक इन्होंने खुद बोला है। तो भाई अगर इसकी वैल्यू आप 1 रख दो तो हमारे पास केवल माइनस ई बचेगा, वही हमने यहाँ नोट करा, L इक्वल टू माइनस का ई। मात्रक होता है इसका हेनरी, विमा हो जाएगी ml2 t-2 a-2। अब चाहे स्वप्रेरण गुणांक हो, चाहे स्वप्रेरण हो, चाहे स्वप्रेरकत्व हो, तीनों का मात्रक हेनरी होगा, तीनों की विमाएं ml2 t-2 a-2 होंगी, क्योंकि भाई तीनों एक दूसरे से ही उत्पन्न हुए हैं, आपस में अच्छा खासा गहरा संबंध रखते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसका देखिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। ठीक है, यहाँ पर अन्योन्य प्रेरण भी पढ़ेंगे और अन्योन्य प्रेरण गुणांक भी हम लोग दोनों चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले अन्योन्य प्रेरण है, इसके हम लोग डिफिनेशन पढ़ते हैं, फिर आपको इसको डायग्राम के थ्रू हम समझाएंगे। किसी एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण मीन्स मतलब किसी अन्य के द्वारा प्रेरित होना, उसको अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान समझिएगा इस डायग्राम को। ये रखी हुई है आपकी एक कुंडली, ठीक, और पास में ही जस्ट पास में एक दूसरी कुंडली रखी हुई है। ठीक है, दोनों में ही मेरे भाई क्या हो रहा है, हम लोग एसी सोर्स दे रहे हैं या फिर करंट हम लोग बोल सकते हैं, विद्युत स्रोत जो है वो दे रहे हैं, यानी करंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, इसमें भी आप लोग समझ सकते हो ये होगी, या इधर कुछ भी आप लोग मतलब समझ सकते हो। ठीक है, तो इसमें अगर ये है तो इधर वापस आएगी, इसमें भी इधर वापस आएगी। क्लियर है। तो होगा क्या भाई, इसमें मान लेते हैं हम लोग, अभी हमने इसमें क्या करा कि हमने एसी सोर्स हटा दिया, इसमें से क्या करा हमने कि एसी सोर्स मान लेते हैं हम अभी नहीं दे रहे हैं, केवल सिंपल एक कुंडली रखी है, इसको हमने 2 तार जो होते हैं उसको हमने लाइट से नहीं जोड़ा है, अभी जोड़ना बाकी है। लेकिन जो इसके 2 तार हैं इसको हमने क्या करा, LN यानी लाइन और न्यूट्रल यानी जोड़ दिया हमने। ठीक, ये मान लीजिए खंबा है आप लोग का लाइट का, और यहाँ से हमने इसके 2 तार जोड़ दिए, मान लेते हैं। ठीक है,
तो होगा क्या कि इसमें देखो एक चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा। तो होगा क्या इसमें इस तरह से कुछ ये होगा चुंबकीय क्षेत्र इसका, विद्युत क्षेत्र, ठीक, इस तरह से होगा कुछ क्षेत्र इसका, है ना। अब होगा क्या कि ये इतना स्ट्रॉन्ग होगा भाई, कुंडली जस्ट पास में रखी है, तो जैसे जैसे ये इसमें करंट बढ़ता रहेगा ये इसको भी साथ में लेता जाएगा, ठीक, धीरे धीरे ये इस तरह से देखो है, यानी अपना तो करंट आ रहा था, साथ में पड़ोस में रखी चीज़ है जो कॉपर की है, चालक है, तो इसमें भी हल्का सा आपको जो है वो महसूस होगा। यानी अगर इसमें स्ट्रॉन्ग करंट है, आप इसको साथ में पास में ले जाकर के रखोगे तो इसमें भी आपको करंट मारेगा। तो ये क्या करेगी, ये इनको भी साथ में आकर्षित करेगी अपनी ओर। तो ये होता है अन्योन्य प्रेरण। ये कुंडली क्या थी भैया, इसको तो हमने तार से जोड़ा भी नहीं ना अभी, लेकिन इसने क्या करा कि इससे संपर्क होके अपने आप में जो है करंट प्रोवाइड कराने लगी। तो इसमें क्या होगी, जो धारा इसमें जो इससे भाई प्रोवाइड होने लगेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरित धारा, ठीक। और एक ईएमएफ जनरेट होगा, उसको बोलेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ। क्लियर है भाई, इसका तो खुद का होता ही है, लेकिन ये साथ में इसको भी अपने साथ ले लेता है, तो ये भी हो जाता है अन्योन्य प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर हो गया। चलिए ये डिफिनेशन आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी देखते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। चलिए नेक्स्ट हमारा है अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है। तो भाई ये सेम आपका पिछले वाले की तरह है, जैसे हम लोगों ने स्वप्रेरण गुणांक पढ़ा था। दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसी द्वितीय कुंडली में प्रेरित उस विद्युत वाहक बल के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के होने पर उत्पन्न हो रहा हो। तो यानी कि इसका हम लोग भाई सूत्र देखते हैं तो समझ में आएगा। M इज इक्वल टू, सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो उसको हम लोग M से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे अन्योन्य प्रेरण गुणांक हो, चाहे अन्योन्य प्रेरण हो, चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का E2 हमने यहाँ पर इसलिए लिया, देखिए द्वितीय कुंडली की बात हो रही है ना, देखो द्वितीय कुंडली यानी पहली कुंडली नहीं, दूसरी कुंडली जो प्रेरित हुई थी, है ना, जैसे ये वाली कुंडली जो थी ये वाली, इसकी बात हो रही है। ये E2 हो रहेगा, यहाँ पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा ये होगा E1। तो M इज इक्वल टू माइनस का E2 डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यानी जो करंट चेंज हो रही है समय के सापेक्ष, है ना। अगर ये हमारी क्या हो जाए, ये एकांक हो जाए, देखो लिखा है एकांक धारा, तो भाई वो 1 होता है एकांक, मतलब M इज इक्वल टू क्या हो रहेगा माइनस का E2, यानी कि ये 1, तो ये भैया माइनस का E2 हो जाएगा। मात्रक हो जाएगा इसका हेनरी, विमा होती है इसकी ml2 t-2 a-2। क्लियर हो गया यहाँ तक का। चलिए तो चलिए यहाँ तक भाई जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, जितने भी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी और जो भी नियम थे वो मेरे फिनिश हो चुके हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस पर, आपको भाई न्यूमेरिकल भी आपको दिए जाएंगे करने के लिए, और न्यूमेरिकल करने के लिए इस पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम आपको बताएंगे ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आपसे इसमें ना छूटे, क्योंकि भाई न्यूमेरिकल कराना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट भाई सभी चीज़ है। अब हर चीज़ अगर हम आपको यहाँ बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपका भी समय फालतू में बर्बाद होगा। मेरा ये सजेशन है न्यूमेरिकल आप लोग खुद से करिए, और जितने भी फॉर्मूले यूज़ होंगे इस चैप्टर में वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। फिर भी अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वन शॉट प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सभी की। चलिए देख लेते हैं इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो देख लो। किसी परिपथ में उत्पन्न प्रेरण यानी ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है आपका विद्युत वाहक बल, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस का d∅dt। अगर फेरों की संख्या n हो तो E इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का n d∅dt। तो मेरे भाई ये आपका फैराडे का नियम है जो भी हम लोग पढ़ के आए हैं। नेक्स्ट है भैया स्वप्रेरण गुणांक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसका फॉर्मूला, देखो हमने ये वाला पढ़ा था L इज इक्वल टू माइनस का E डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, यही पढ़ा था ना। फिर इसकी वैल्यू हमने 1 रखी थी तो L इज इक्वल टू माइनस का E हो गया था केवल। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था अन्योन्य प्रेरण गुणांक, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, M इज इक्वल टू माइनस का E डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, है ना, यही ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ 1 रखा था इसमें भी। चलिए नेक्स्ट हम लोग को देख लेते हैं किसी कुंडली में संचित ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ LI²। तो मेरे भाई ये आपकी अच्छी खासी डेरिवेशन है, बट आपको मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोग इसको स्किप कर देना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये एग्ज़ाम में पिछले 3-4 सालों में पूछी गई है। बट अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है यार तो उसको रिवाइज करके जरूर जाना, क्योंकि यूपी बोर्ड है, इसका भरोसा कुछ नहीं है, कब क्या उठा के आपके एग्जाम में दे दे ये कोई नहीं जानता। नेक्स्ट आप लोग पढ़ लीजिएगा चुंबकीय फ्लक्स, जो कि हमने सबसे पहले आपको बताया था, यहीं स्टार्टिंग में हमने वीडियो की अपनी यहीं से करी थी, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा मात्रक, है ना। तो चुंबकीय फ्लक्स का क्या हो रहेगा, φ इज इक्वल टू BA cos θ, स्टार्टिंग में ही हमने आपको समझाया था।
तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी मैंने बता दिए ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम आपको फॉर्मूले इधर उधर पेज ना पलटना पड़े। तो आप लोग चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट वगैरह भैया कर लो, और मिलते हैं आप लोग सभी से नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को फिलहाल यहीं तक इन रखेंगे हम, क्योंकि भाई अब वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, आप लोग के पास समय नहीं बचा है, आपका कीमती समय था जो आपने इस वीडियो में दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है भाई, वीडियो को एक लाइक यार जरूर कर देना अगर वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो, और प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।